आज का हमारा टॉपिक है बेकेलाइट, जिसको कि हम पीएफ रेजिन या फिर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जानते हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब ये तो आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो बेकेलाइट में मोनोमर्स होंगे वो एक तो फिनॉल होगा और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड इसके मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स आर फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल फिनॉल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहां पर। ये इस तरह से बेंजीन रिंग के साथ अटैच है OH ग्रुप, इट इज फिनॉल। और फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO या फिर CH2O, कुछ भी लिख सकते हैं, HCHO या CH2O। ठीक है, फिनॉल की स्ट्रक्चर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, C ठीक है। कहां वहां पर डबल बॉन्ड्स हैं, एक यहां पर डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर OH अटैच है और इनके साथ में यहाँ पर H। क्लियर हो गई? स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाई है यहाँ पर कि आगे जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर एक H जो अटैच है इसने किसी मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर लिया है, तो पता होना चाहिए कि फिनॉल की एक्चुअली स्ट्रक्चर ये है। क्लियर है इतना? बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है इसका नाम। फिनोप्लास्ट भी कहते हैं इसको, फिनोप्लास्ट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, मोनोमर्स इसके फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है। स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना दी है। अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन करके हम लिखें तो ये है इसकी स्ट्रक्चर फिनॉल की। ठीक, अब आगे समझते हैं हम कि ये किस तरह से बनता है, सिंथेसिस क्या होती है। या इससे पहले आप ये समझिए कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब एक ये रेजिन रह गया है, रेजिन्स क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट आर रेजिन्स? तो रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स वो होते हैं जिनमें जिनकी जो फंक्शनैलिटी है वो मोर देन 2 होती है। फंक्शनैलिटी मोर देन 2। ठीक है, फंक्शनैलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, बहुत ही बेसिक चीज है, फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा आई थिंक मैंने, कि जब भी पॉलीमर बनता है तो फंक्शनैलिटी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए मोनोमर की, तभी पॉलीमर बन पाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये है कोई मोनोमर A, अगर इसकी फंक्शनैलिटी सिर्फ ये ही है, एक वन फंक्शनैलिटी है, तो ये कभी भी पॉलीमर नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें जो मोनोमर्स जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं वो कंबाइन कहां पर हो रही है, सिर्फ एक ही साइड हो रही है, तो ये पॉलीमर नहीं बनाएगा। अगर इसकी फंक्शनैलिटी ये 2 होगी, इधर भी मोनोमरिक यूनिट अटैच होंगी मोनोमर के, इधर भी होंगी, तभी पॉलीमर फॉर्म होगा। ठीक, अगर फंक्शनैलिटी 2 से ज्यादा है, मतलब ये तो 2 फंक्शनैलिटी है, अगर यहाँ पर भी मोनोमरिक यूनिट अटैच हो जाए, यहाँ पर भी हो जाए, तो ये 2 से ज्यादा हो गई फंक्शनैलिटी। और अगर 2 से ज्यादा हो गई तो ये कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा मोनोमर? क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे। नेट आगे हम डिटेल में समझेंगे, बेकेलाइट की जो है स्ट्रक्चर होती है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, ये होती है इसमें। ठीक है, तो रेजिन मीन्स फंक्शनैलिटी मोर देन 2, और दूसरी बात नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अभी यहां पर इतना ही समझिए इसे, जो रेजिन है are those which have functionality more than 2 and have network like structure। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। फंक्शनैलिटी अगर 2 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे कि ये है मोनोमर, एक ये हो गया, इधर भी अटैच हो गया, इधर भी अटैच हो गया, यहाँ पर भी अटैच है, इसी तरह से और यूनिट जुड़ती गई, तो कैसी स्ट्रक्चर बनती जाएगी? ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो बेकेलाइट की स्ट्रक्चर कैसी होगी? नेटवर्क लाइक। तो ये रेजिन्स हो गए। रेजिन्स आर दोज पॉलीमर्स विच हैव फंक्शनैलिटी मोर देन 2 एंड हैव नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब इसके बाद आती है इसकी सिंथेसिस, कि बेकेलाइट जो है ये बनता कैसे है। सिंथेसिस में इसकी देखेंगे हम
सिंथेसिस की इसकी दो तरह की प्रोसेस हैं, दो तरह से रिएक्शंस होंगी। पहली बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन in which formaldehyde is taken in excess, in which formaldehyde is taken in excess। एंड दूसरी टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी, दूसरी टाइप की जो रिएक्शन होगी वो होगी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन जिसमें एक्सेस में हम क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे कि मैंने बताया बेकेलाइट किसका पॉलीमर है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का, दो मोनोमर है, फिनॉल है, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर हम बेस कैटालाइज्ड स्ट्रक्चर रिएक्शन है तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में लिया गया, और अगर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है in which phenol is taken in excess, in which phenol is taken in excess। तो दो तरह से होगी, क्लियर है? ऐसे लिख देती हूं मैं यहां पर, ये देखिए ये है यहां पर हमारा फिनॉल और ये लिया हमने HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। इनकी रिएक्शन हुई किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या हीट करने पर, व्हाटएवर जो भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी रिएक्शन कराई गई तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज बेकेलाइट, ठीक है। अब मैंने कहा दो तरह से होगी रिएक्शन, या तो बेस कैटालाइज्ड होगी जिसमें कि हमने क्या लिया एक्सेस में, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरी तरह की रिएक्शन जिसमें फिनॉल एक्सेस में होगा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। यहां तक जो भी मैंने बताया इतना समझ आ गया? ओके। अब एक चीज यहां पर आप समझिए कि ये दो तरह की मैंने आपको रिएक्शन बताई और ये भी बताया। अब ये जो हमारी रिएक्शंस होंगी बेकेलाइट की, जो हम सिंथेसिस कर रहे हैं, बना रहे हैं हम, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में लैब में भी है, लेबोरेटरी में भी हमें प्रिपेयर करना है और हमारे थ्योरी में भी हमें पढ़ना है इसे, ठीक। तो अब ये तीन तरह की होगी। पहली कंडीशन जिसमें 1:1 का रेशियो लिया जाए, 1:1 का रेशियो, मतलब जितना फिनॉल लिया हमने उतना ही फॉर्मेल्डिहाइड लिया। दूसरी कंडीशन अगर हम ले 1:2 के रेशियो में, ठीक। और तीसरी रिएक्शन अगर हम ले 1:3 के रेशियो में। तीन तरह से ले सकते हैं, बराबर बराबर ले सकते हैं। दूसरा हमने फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा ले लिया, तीसरा हमने मतलब रेशियो लिया 1:2 का, और तीसरा और ज्यादा ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड 1:3 का। तो हमारी रिएक्शन भी ये तीन तरह से होगी। तो अब देखते हैं कैसे। देखिए हमने अगर लिया ये 1:1 के रेशियो में, और ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आपने मिक्स किया, रिएक्शन कराई और बेकेलाइट मिल गया, ऐसा नहीं है। रिएक्शन ये तीन स्टेप में होगी। पहली जो स्टेप होगी हमारी वो एक प्रोडक्ट देगी हमें, वो क्या बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड कितने कितने रेशियो में लिए, ठीक है। पहले स्टेप में तो ये होगा। दूसरे स्टेप में प्रोसीड किया जाएगा रिएक्शन, उस जो प्रोडक्ट जो हमें कंपाउंड मिला उसको ट्रीट किया जाएगा, तो फिर हमें सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। और फिर उसको हम दोबारा से हीट करेंगे, अगेन ट्रीट करेंगे उस प्रोडक्ट को, उस कंपाउंड को, तो हमें बेकेलाइट मिलेगा। तो मीन्स ये रिएक्शन तीन स्टेप में होने वाली है। तो अब फिलहाल हम पहली स्टेप समझ रहे हैं, और कौन सी समझ रहे हैं हम, ये वाली सबसे पहले, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन इन विच फॉर्मेल्डिहाइड इज टेकन इन एक्सेस। तो इसमें मैंने आपको बताया एक्सेस में भी लेंगे और बराबर बराबर भी लेंगे। तो अगर हमने बराबर बराबर लिया 1:1 के रेशियो में, क्लियर दिख रहा है बोर्ड? ओके। देखिए 1:1 के रेशियो में, 1:1, तो क्या होगा यहां पर हमें, एक तो हमें कंपाउंड मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पर, क्या मिलेगा हमें, मैंने आपको पहले फिनॉल की रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही बिल्कुल खोलकर बनाकर दिखाई थी। यहां पर H बना हुआ था, बना था H, वो H क्या करेगा यहां पर, H इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा। मींस ये क्या है CH2O और यहाँ पर क्या है H, तो CH2OH बन गया, CH2OH। आ गया समझ इतना? यहाँ पर जो H था उसने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट कर लिया, CH2OH बना दिया, और ये OH हम एज इट इज लिख देंगे,
तो ये क्या बना कंपाउंड, ऑर्थो पोजीशन पर क्या है यहाँ पर, ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल। क्लियर है, एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा हमारा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर आ गया और दूसरा पैरा CH2OH, यहाँ का H इसके साथ में रिएक्ट कर गया, तो ये बन गया पैरा मिथाइलॉल फिनॉल। तो अगर हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ लिख देते हैं, ये है फिनॉल और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है राइटिंग मेरी? ओके, तो ये बन गया हमारा 1:1 के, अगर हम लेते हैं तो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल और दूसरा पैरा मिथाइलॉल फिनॉल, ये कंपाउंड बने। अब अगर हम लेते हैं 1:2 का रेशियो, मींस ये हमने ज्यादा ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, कौन सी रिएक्शन हो गई, बेस कैटेलाइज्ड, ये वाली रिएक्शन। ठीक, तो क्या होगा, तो हमारा कंपाउंड बनेगा इस तरह से, OH तो यहीं पर आ जाएगा, OH को नहीं भूलना लिखना। ठीक, तो ये हमारा बन गया CH2OH और एक ये बन गया CH2OH। CH2OH कहाँ से आ रहा है, समझ आ गया होगा, H जो है रिंग के साथ अटैच, वो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ में। तो जब हमने 1:1 लिया था तो एक बार कंपाउंड बना ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH कंबाइन हुआ और दूसरे में पैरा पर, लेकिन जब हम 1:2 का रेशियो ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड 2 रेशियो में ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक ही रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH2OH जो ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा और इसका नाम होगा ऑर्थो पैरा मिथाइलॉल मिथाइलॉल फिनॉल। ठीक है, ये हो गया 1:2 में। अब अगर हम लेते हैं 1:3, 1 फिनॉल और 3 रेशियो में क्या लिया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, यहां पर OH लिख देते हैं, एक तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पर आ गया CH2OH, दूसरा पैरा पर आ गया CH2OH और तीसरा कहां पर आएगा, ये वाली पोजीशन पर CH2OH, ऑर्थो डैश पोजीशन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थो ऑर्थो डैश पैरा मिथाइलॉल फिनॉल, ये ऑर्थो पैरा और ये, ठीक है, आ गया इतना समझ, ये हमारा बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो गई, यहां पर इतना नोट डाउन हो गया, बोर्ड क्लियर है? ओके, अब देखते हैं हम दूसरी रिएक्शन। अभी ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन यही खत्म हो गई है, अभी हमने ये पढ़ी फर्स्ट, ठीक, अब हम ये वाली पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे सेकंड स्टेप पर। ये फर्स्ट स्टेप है, मैंने आपको बताया 3 स्टेप में होगी रिएक्शन, ऐसा नहीं है फर्स्ट स्टेप में हमें बैकेलाइट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 3 स्टेप होंगी। तो ये पहली स्टेप है इसकी। अब हम एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन देखते हैं, वो क्या है उसकी स्टेप देखते हैं और फिर हम आगे की 2 स्टेप और करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपनी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन पर, जिसमें क्या होगा, फिनॉल लिया हमने एक्सिस में, इस तरह से लिख लेते हैं इसे, ये है फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डी। अब इसमें क्या लिया हमने, फिनॉल इन एक्सिस, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। जब भी रिएक्शन लिखेंगे सबके नाम जरूर लिखने हैं। अब देखिए क्या होगा इसमें, इसमें जब ये रिएक्शन होगी, फिनॉल जब हम एक्सिस में लेंगे तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा यहाँ पर वो कुछ इस तरह का बनेगा, देखिए CH2O CH2 मीन्स ईथर लिंकेज आएगी यहाँ पर, बीच में रिंग्स के बीच में ईथर लिंकेज बनेगी। ठीक है, और OH OH यहाँ पर फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। तो फिनॉल एक्सेस में लिया हमने तो क्या बना, ये ईथर लिंकेज आ गई। इसको हमने अगेन क्या किया, इसको ट्रीट किया, इसको अगेन ट्रीट किया हमने, क्या होगा हर जगह पर, मतलब ये क्या करेगा कंपाउंड हमारा, ये पॉलीमराइज कर जाएगा। पॉलीमराइज करने का क्या मतलब है, इसको हमने ट्रीट किया आगे,
पॉलीमराइज करेगा, मींस ईथर लिंकेज अभी तो सिर्फ यहीं पर है, यहां भी आ जाएगी ईथर लिंकेज, यहां भी आ जाएगी, रिपीटेड मैनर में ईथर लिंकेज आ जाएगी। इस तरह से बनाते हैं स्ट्रक्चर इसकी। थोड़ा ऊपर बनाती हूँ, क्लियर दिख रहा है बोर्ड? देखिए ये पॉलीमराइज करेगा तो आराम से इसको समझ के बनाना है, ठीक है। CH2O CH2 और ये फिर इस तरह से OH CH2, इधर आ गई इथर लिंकेज और इधर भी CH2O CH2। तो ये इस तरह से जुड़ते जाएंगे यहाँ पर। ये तो पॉलीमराइजेशन में हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये बन गया हमारा, यहाँ पर ये लिख देंगे आप, ईथर लिंकेज आ रही है यहाँ, ईथर लिंकेज, ठीक है। तो जब फिनॉल हमने एक्सेस में लिया तो ये जो कंपाउंड बना हमारा ईथर लिंकेज वाला, दिस इज कॉल्ड रिसोल, ये रिसोल कहा जाता है इसको, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा बेस कैटालाइज्ड में, उसमें क्या हुआ था, उसमें हमें ऑर्थोमिथाइलॉल, पैरामिथाइलॉल, फिनॉल मिले थे, है ना। और इसमें क्या मिल रहा है हमें, रिसोल। अब ये जो रिसोल है इसमें बहुत सारी रेजिड्यू मिलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल रेजिड्यू, मतलब इसमें एकदम, इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं कह सकते हैं आप। तो इसको हम, बन तो इससे भी जाएगा बैकेलाइट, इससे भी बैकेलाइट ही बनेगा आगे, बट इसको अवॉइड किया जाता है कमर्शियली बनाने के लिए। तो हम रिसोल से बैकेलाइट बनाना अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। तो ये हमारी इतना समझ आ गया, एसिड कैटालाइज्ड में रिसोल बनेगा हमसे। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो अगर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड में बैकेलाइट बनने की प्रोसेस में, तो क्या बनेगा, तो रिसोल बनेगा बीच में यहाँ पर, और ये रिसोल भी आगे बैकेलाइट ही देता है। अंडरस्टूड है ये? ओके, नोट डाउन हो गया। अब हम इसके आगे की प्रोसेस समझते हैं, सेकेंड स्टेप। अभी जो मैंने पहले लिखा था आपको बेस कैटालाइज्ड में, जिसमें ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल, पैरा मिथाइलॉल फिनॉल वाले जो बने थे, फर्स्ट स्टेप में बने थे, अब लिखते हैं इसकी हम स्टेप 2। अब इतना समझ आ गया, एसिड कैटालाइज्ड वाली से रिसॉल्व बना, आगे हम प्रोसीड नहीं कर रहे उससे, हम किससे प्रोसीड कर रहे हैं, फर्स्ट वाली, इससे, इसी को लेकर आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होता है, ये बना था ना हमारा ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल, तो या तो हम स्टेप 2 में ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल ले लेंगे या फिर पैरा मिथाइलॉल फिनॉल ले लेंगे, कुछ भी। यहां पर लिख देती हूं मैं ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल और पैरा मिथाइलॉल फिनॉल, कुछ भी ले लेंगे सेकंड स्टेप के लिए, ऑर्थो या पैरा। तो मैं यहां पर ऑर्थो ले रही हूं, प्लस OH CH2OH, ठीक है, क्लियर है ये, ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल ले लिया हमने। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे हम स्टेप 2 में। फर्स्ट में हमें ये मिल गया था, सेकंड स्टेप में इसी रिएक्शन को, इस कंपाउंड को लेकर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई थी फिनॉल की पहले, यहाँ पर H है, यहाँ पर जो प्रेजेंट H है वो इस OH के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, -H2O, मीन्स कौन सा पॉलीमराइजेशन हो गया, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ऐसा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जिसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो HCl हो, या कुछ भी, है ना। तो अगर कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता तो वहां पर हम उसे कह देते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब क्योंकि यहाँ पर हो रहा है H2O का मॉलिक्यूल रिमूव, तो इट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं क्लियर कर रही हूँ, ओके। H2O निकल गया, H से यहाँ से क्या बचा यहाँ पर, CH2, और ये CH2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अभी हम जब कंबाइन करके लिखते हैं इसको, देखिए ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हम OH, समझ के करिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बैकेलाइट, ठीक है। अब ये OH और H तो हमने हटा दिया यहाँ से, अब ये CH2 आ गया यहाँ पर, अटैच हो गई रिंग, तो ये हो गया हमारा CH2, और ये दूसरी रिंग बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया,
CH2 और यहाँ पर आ गया CH2। अभी एसिड कैटालाइज में मैंने आपको बताया था ईथर लिंकेज था, तो हमने उसको क्या कहा था, रिसॉल। यहाँ पर कौन सी लिंकेज है, मिथाइलिन। CH2 इज मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप ही तो होता है CH2। तो ये जो बनी हमारा जो कंपाउंड बना, इट इज कॉल्ड नोवोलेक, ये नोवोलेक कहलाएगा। क्लियर है इतना। तो सेकंड स्टेप में ऑर्थो मिथाइलॉल फिनॉल या पैरामिथाइलॉल फिनॉल कुछ भी ले लीजिए, यहाँ मैंने ऑर्थो लिया है, इसके दो मॉलिक्यूल्स को हमने क्या कराया, पॉलीमराइजेशन। जब इनका पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और मिथाइलिन लिंकेज वाला एक कंपाउंड हमें मिल गया, दैट इज कॉल्ड नोवोलेक। ठीक है। अब ये जो नोवोलेक है इसको हीट करेंगे हम, हीट करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें बेकेलाइट मिल जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेप पे आते हैं, इतना नोट डाउन हो गया। ओके, थर्ड स्टेप पे आते हैं। हम जो आगे प्रोसीड कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, नोवोलेक से, रिसॉल से नहीं कर रहे हम। मैंने आपको बताया रीजन क्या है, रिसॉल से हम क्यों आगे नहीं जा रहे, हम आगे जाएंगे किससे, नोवोलेक से। तो नोवोलेक हमारा जो बना है वो ये है, OH कौन सी लिंकेज, CH2 मिथाइलिन लिंकेज ली हमने। ठीक है, अब इसको अब क्या हुआ, हमने इसको किया हीट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। ठीक, तो क्या होगा, एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी, हाईली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, एंड दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट। अब ये पॉलीमराइज होगा कंप्लीटली और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया ये रेजिन होते हैं बेकेलाइट, फंक्शनैलिटी दो से ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से ये कंबाइन करेंगे, एक ये मैंने रिंग बना दी, एक यहां दूसरी बना देती हूं, OH CH2 OH और ये यहां पर CH2। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। इसमें OH जो है ऊपर लगा हमने अटैच कर रखा है, यहाँ पर नीचे मिथाइलिन लिंकेज आ गई बीच में। ठीक, अब देखिए इनको जब हम हीट करेंगे तो ये किस तरह की स्ट्रक्चर देगा, कुछ इस तरह की, जो बेकेलाइट बनेगा हमारा OH CH2 OH OH CH2 ठीक है, और ये यहां पर हो गया OH। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि क्या होगा यहाँ पर, एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड एक्सिस में है। ठीक है, नोवोलेक जब बन रहा है क्योंकि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड एक्सिस में है, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है ये, तो क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ का H, दो H और एक ये O जो यहाँ पर अटैच होने आ रहा है, ये क्या कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में किया था। क्लियर हो गया, यहाँ से HH निकलेगा इस O के साथ अटैच होके वाटर की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और ये जो CH2 बचा फॉर्मेल्डिहाइड का, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा CH2। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने में टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, CH2। ठीक है, इसी तरह से और रिंग्स इधर आ जाएंगी और ये इस तरह से अटैच होता जाएगा, इस तरह से आप और बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, इसको सही से बना देते हैं, CH2 CH2। ठीक, और ये दूसरी रिंग आ गई OH, और यहाँ पर आ गई हमारी मिथाइलिन लिंकेज।
ठीक है, तो ये था हमारा नोवोलैक। नोवोलैक था जो हमारा सेकंड स्टेप में बना था। नोवोलैक को हमने हीट किया कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, और हमारा ये इस तरह से क्या बन गया, हाईली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर जिसमें मिथाइलिन लिंकेज है, एंड दैट इज कॉल्ड, क्या बना ये, बेकेलाइट। ये हमारा क्या है, बेकेलाइट। ठीक है, ओके, ये इसकी सिंथेसिस है। क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। बेकेलाइट कहाँ कहाँ पर यूज होता है, या इससे पहले हम समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही इसके यूजेस हैं। एक तो इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज हार्ड, रिजिड, स्ट्रॉन्ग एंड हाईली resistant to chemicals, heat and abrasion। ठीक है, एक तो ये हुई इसकी क्वालिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, रिजिड है और रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, हीट एंड एब्रेजन। इसके जो यूजेस हैं या हम कहेंगे इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो हैं, एक तो ये हाउस होल्ड प्लग्स स्विचेस बनाने में यूज होता है, इन मेकिंग डोमेस्टिक प्लग स्विचेस, और किसमें आएगा ये काम, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर एंड फ्राई पैन्स, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर एंड फ्राई पैन्स। ठीक है, क्योंकि हीट के लिए रेजिस्टेंट है, तो प्रेशर कुकर के हैंडल्स और फ्राई पैन्स बनाने में, डोमेस्टिक प्लग स्विचेस बनाने में इसका यूज किया जाता है। आयन एक्सचेंज रेजिन्स बनाने में होता है, जिसको कि वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या है इसका, इट इज यूज्ड इन पेंट्स एंड वार्निशेस एंड वार्निशेस। ठीक, और क्या यूज है, इन मेकिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स, आयन एक्सचेंज रेजिन्स विच आर यूज्ड इन, किसमें यूज होते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस में, विच आर यूज्ड इन, विच आर यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये इसके कुछ यूजेस हैं। इसके अलावा इसका फिर आता है कि बेकेलाइट का एनवायरनमेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। तो और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की तरह ये भी हजार्डस है जो है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इसमें एक तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसके अलावा इसमें एस्बेस्टस भी होता है जो कि टॉक्सिन है, जो लंग्स की जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, नोट डाउन हो गया इतना। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार लिख देती हूं यहां पर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो इट इज हजार्डस लाइक अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बिकॉज इट हैज फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी हजार्डस है, फॉर्मेल्डिहाइड एज वेल एज एस्बेस्टस, विच इज, ये जो एस्बेस्टस है विच इज अ हार्मफुल टॉक्सिन responsible for lung infection and
other respiratory problems. Other respiratory problems. आई होप आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.